Hello guys, this is Aditi Pandey. Welcome to IS Point. Today we'll today we'll talk about economics class 11th chapter फर्स्ट और इसका हम व्यावसायिक संरचना पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन जो ऊपर दिए हुए हैं दो इन्हें देखते हैं। क्या आप स्वतंत्रता पूर्व भारत में बारंबार अकाल पड़ने का कारण बता सकते हैं? तो आप जानते हैं कि स्वतंत्रता पहले भारत में अकाल क्यों था? इसके कई सारे मुख्य कारण हैं। पहला तो सिंचाई की उत्तम व्यवस्था न होने के कारण कृषि जो 75% जनसंख्या थी हमारी, वो पूरी तरह से अपनी बेसिक या ज़रूरतों के लिए कृषि पर ही निर्भर थी, जिससे अगर कृषि अच्छे से नहीं चलता था तो जनसंख्या भी विकास नहीं कर पा रही थी। विकास तो था हमारे जीवन में, परंतु एक गतिहीन विकास था। हम कपास की खेती के लिए जाने जाते थे। हमारा जो कपास था भारत के बनने वाला, वो वर्ल्ड फेमस था, सुप्रख्यात था, लेकिन इंग्लैंड केवल हम एक निर्यातक बन के रह गए थे और उसे कम पैसों में हम कच्चा माल बेचते थे तथा फिर वो हमें उन्हीं के अत्यधिक पैसों में बनाकर उन्हीं के वस्त्र बनाकर हमें अत्यधिक माल में बेच दिया करते थे। तो इस तरह और साक्षरता काफ़ी ज़्यादा कम थी, जिसके कारण नॉलेज बहुत कम था, इसलिए भारत में बारंबार अकाल पड़ता ही जा रहा था। सिंचाई की व्यवस्था कम होना और कुछ प्रथाएं थीं, कुप्रथाएं जो किसानों के जीवन पर कुप्रभाव डाल रही थी। पहला तो किसानों का कोई उस टाइम ख्याल नहीं करता था। उनकी बीमा, अगर उनकी फसल खराब हो गई तो उसके लिए कोई आश्वासन सुविधाएं ऐसी उपलब्ध नहीं थी। आकाशवाणी, मौसम के वैज्ञानिक जो इस समय में उपलब्ध है फैसिलिटीज़ किसानों के लिए, वो उस टाइम पे नहीं थी। तथा कुछ प्रथाएं जैसे ज़मींदारी प्रथा, महलारी प्रथा, ये सब प्रथाएं भी नुकसान पहुंचा रही थी कहीं न कहीं, और किसानों की जीवन दिन पर दिन बद से बदतर होता जा रहा था। और दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को आप इस तरह से बना के लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक विभाजन का एक चार्ट बनाना है आपको। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बताएंगे? एज़ यू ऑल नो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 75% जो पॉपुलेशन थी ये पूरी तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड में लगी हुई थी, टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चरल फील्ड्स। तो इसमें हम जब भी चार्ट बनाएंगे तो उसमें 75% ऑफकोर्स आप एक पाई चार्ट बना सकते हैं, जो कि हेल्पफुल रहेगा, आसान भी, और आप अच्छे से उसे एक्सप्लेन आउट कर पाएंगे। पाई चार्ट मीन्स ये सर्कल में रहता है इस तरह से, ठीक है, और फिर उसमें आप दिखा सकते हैं कि ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये है 75%, यहाँ की 75% जनसंख्या है जो कि पूरी तरह से कृषि में संलग्न थी, और बची हुई जो 20% जनसंख्या थी उनमें से उन्हें जॉब था, उनकी एक जॉब थी, लेकिन कुछ विषमताओं के कारण वे भी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल कर पाए थे। हाँ, परंतु उनके पास रोजगार था, वो कृषि क्षेत्र में नहीं थे। जैसे ज़मींदारी प्रथा हो गई, उनमें से कुछ लोग सैनिक थे इत्यादि। तो हम इसको ऐसे करके चार्ट को बना सकते हैं और इसे पाई चार्ट कहते हैं। इसे डिफ़ाइन करना आसान रहेगा और एक्सप्लेनेशन बेटर तरीके से हो पाएगा। तो अगर ऐसा सवाल आए तो आप इस तरह से बना के तथा अपने से कुछ लिख कर उसे समझाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं व्यावसायिक संरचना। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि एक सबसे बड़ा व्यवसाय था। अप्रॉक्सीमेट, जैसा कि बताया मैंने, 75% लोग कृषि में थे तथा 20% को रोजगार मिल रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं की वृद्धि में एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी कि जो आज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल प्रांतों के क्षेत्र हैं, मुंबई और बंगाल के
कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रकों का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था, किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आकी गई थी। नेक्स्ट हेडलाइन, आधारिक संरचना। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन के डाक तार इत्यादि, यानी जो औपनिवेशिक शासन हो रहा था उसके अंतर्गत जो रेल की फैसिलिटीज़ थी, इन सब का अत्यधिक विकास हुआ। इसका ध्येय जन सामान्य को अत्यधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय से किया गया था। अंग्रेजी शासन में पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनवाई थी उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा हेतु तथा कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुंचाने में सहायता करना ही मात्र था। तो इसमें बताया गया है कि जो संरचना थी बेसिक हमारी वो कैसी थी। लाइक विकास तो था, लाइक रेलों का विकास था, पत्तनों का विकास था, जल परिवहन, डाक तार इत्यादि का भी काफ़ी विकास था। लेकिन ये विकास सिर्फ एक टाइप की सुविधा ही प्रदान करता था, वो भी अंग्रेज़ों को, ताकि वो अपने कार्यों को बिना किसी अड़चन के कर सकें। जैसे उन्हें अगर कच्चे माल का निर्यात करना है या आयात करना है किसी माल का, तो वो आसानी से कर सके, उनके सैनिक आसानी से आ जा सके। इसलिए भी अगर रास्ते अच्छे भी थे तो केवल उन्हीं के सैनिकों के लिए थे। वो विकास किसी मतलब सामान्य जनों के लिए नहीं किया गया था, तथा इसका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों में कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करना मात्र था। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि उनका जो बनाने का मतलब रोडों को बनाने का, रेल आदि का विकास करने का मुख्य कारण यही था, ताकि उनकी सेनाएं आसानी से आ जा सकें और जो कच्चे माल हैं उन्हें रेलवे स्टेशन या पत्तनों तक पहुंचाया जा सके। इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाज़ारों तक पहुंचाना आसान हो जाता है। इस प्रकार के माल जो होते हैं उन्हें रोड और ये सड़कें अच्छी हों तो उन्हें पहुंचाना आसान हो जाता है, तथा सभी मौसम में उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। वर्ष काल में तो यह अभाव और भी भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था, प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाई के कारण दूभर हो जाता था। अंग्रेज़ों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अंग्रेज़ों ने 1850 ईस्वी में भारत में रेलों का आरंभ किया। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत में रेलों का प्रारंभ कब से हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 1850 में। यही उनकी सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो यही उनका एक ऐसा कार्य था जो कहीं न कहीं सबके हित में था। रेल ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। जो रेल है यानी कि ट्रेन्स, उन्होंने भारत की इकोनॉमी को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया था। पहला, इससे लोगों को भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने में अवसर प्राप्त हुए, और दूसरा था कि भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण को भी बढ़ावा मिला। इससे दो फ़ायदे थे। पहला तो लंबी यात्राएं करना आसान हो गया, तथा दूसरा था कि जो व्यावसायीकरण था उसे भी बढ़ावा मिला। सामान का आयात निर्यात काफ़ी आसानी से होने लगा। किंतु इस व्यावसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भारत के निर्यात में निस्संदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए।
तो जैसा कि आप जानते हैं हमें आयात और निर्यात से काफ़ी फ़ायदा तो हुआ, परंतु उससे भारतवासियों को मतलब उसका लाभ काफ़ी कम ही प्राप्त हुआ। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ आंतरिक व्यापार, समुद्री जल मार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया गया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के आंतरिक जल मार्ग अलाभकारी ही सिद्ध हुए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण टाटा एयरलाइंस टाटा सन्स के विभाग के रूप में इस कंपनी की स्थापना 1932 में भारत के उड्डयन क्षेत्र में इसकी नींव रखी गई थी, कोष से किया गया था। यद्यपि यह रेल मार्ग से स्पर्धा तो नहीं कर पाई। नहर के समांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जल मार्ग को छोड़ दिया। भारत में विकास की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जन सामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी। हाँ, हमें रेल तथा जल मार्गों की सुविधाओं से अत्यधिक कोई जन सामान्य को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, परंतु डाक एवं तार की जो सुविधाएं थी वो हमारे लिए अनुकूल थी तथा वह सुविधा प्राप्त कर रही थी, किंतु वे बहुत ही अपर्याप्त थी। आधारिक संरचनाओं की वर्तमान अवस्था के विषय में आपको अध्याय 8 में विस्तृत जानकारी होगी। निष्कर्ष देखते हैं इस चैप्टर का। स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेश शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैंठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था, उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार को तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को ही पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार, जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याणोन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत ज़्यादा थीं। तो आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।